बताता हूं सुरेंद्र जी, राहुल गांधी जी ये कहते थे कि मैंने जातीय जनगणना करवा दी बिहार में। वैसे वो जातिगत सर्वे था। तो पहले तो ये जवाब दिलवा दीजिए तेजस्वी यादव से कि राहुल गांधी कहने पे की चलिए, जहां आपकी स्पष्ट सरकारें चुनौती दे कहता हूं करवाइए। हिमाचल में क्यों नहीं हो रहा है, तेलंगाना में क्यों नहीं हो, कर्नाटक में करा रखा है, क्यों नहीं हो रहा है बाहर? ये है, ये वो लोग हैं। और प्रियंका जी को मैं बताना चाहता हूं, संजय राउत जी ने भी बयान दिया था, शायद आपको ध्यान नहीं है, उस समय बाला साहब ठाकरे जी ने समर्थन किया था इमरजेंसी का। प्रियंका जी आप झूठ बोल रहे हैं, कर्नाटक में भी होगी, हिमाचल में भी होगी। अरे भाई आप हो चुका। दोस्तों एआर रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। इस डिबेट में आप सभी देखने वाले हैं सुधांशु त्रिवेदी, प्रियंका चतुर्वेदी और सुरेंद्र राजपूत के बीच में करारा जवाब, जो कि आप सभी को देखने में रोमांचक लगेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जल्द से जल्द शुरू करते हैं और आप सभी अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो को। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद। प्रियंका चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ राज्यसभा सांसद जुड़ गए। प्रियंका जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है। है। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है, क्योंकि आप डिबेट में थोड़ा लेट से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है, देखिए आप लोग पूरा चुनाव संविधान की दुहाई देकर जनता के बीच गए, लड़े। पीएम का ये कहना है कि जो देश में जनता ने सरकार चुनी, 240 बीजेपी और प्री पोल अलायंस वाली टीडीपी और जेडीयू, जिसकी वजह से मोदी की तीसरी बार सरकार बनी, उस सरकार की आवाज को, प्रधानमंत्री की आवाज को अलोकतांत्रिक तरीके से 2.5 घंटे तक लोकसभा में दबाया गया नारेबाजी से, जहां पर हेडसेट लगाकर पीएम को लगातार बोलना पड़ा। और राज्यसभा में जब वो मणिपुर और अन्य मुद्दों पर बोल रहे थे तो आप लोगों ने वॉकआउट कर दिया। ये अलोकतांत्रिक है, ये संविधान के खिलाफ है। ऐसे में संविधान की दुहाई आप कैसे दे सकते हैं? इस पर आपका जवाब। नहीं, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि ये संवैधानिक तौर तरीके से कैसे अलग है। संविधान हमें ये जवाबदारी देता है, जो खुद अरुण जेटली जी ने कहा है, जो खुद सुषमा स्वराज जी ने कहा है, कि संविधान की जिम्मेदारी बोलती है कि जब हम विपक्ष में होते हैं, हम उसके बारे में हम चर्चा करें, जो हमारे मुद्दे हैं हम उसके बारे में बात करें। तो इसको लेकर अगर कोई हमसे बातचीत करने को तैयार है और कहता है कि हम आपके मुद्दों को चर्चा करने को तैयार हैं, क्या वो महंगाई पे चर्चा करने को तैयार हैं? क्या वो महिला सम्मान के बारे में चर्चा करने को तैयार हैं? वो किसानों के अधिकारों के बारे में चर्चा करने को तैयार हैं? क्या वो बढ़ती जो अर्थव्यवस्था में जो डोल डाल है उसके बारे में चर्चा करने को तैयार हैं? इसमें कोई भी चर्चा करने को तैयार वो है नहीं। और फिर भी कह रहे हैं, अरे आप लोग हमसे कह रहे हैं हमारी जिम्मेदारी बनती है। अरे आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप सरकार में हैं। और अगर सरकार में आकर आपने ये वादा किया है कि आप इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखेंगे, तो हम आपसे सवाल पूछेंगे। और अगर आपको उस सवालों का दिक्कत लगता है और जनता के बीच में जो सवाल आ रहे हैं आपको चर्चा लगता है, दिक्कत है, तो हम कहीं ना कहीं हम आपसे पूछेंगे कि क्या आपकी दिक्कत है। सुधांशु जी, जवाब दीजिए। देखिए, जो प्रियंका जी ने कहा, बिल्कुल उनकी बात का हम स्वागत करते हैं। प्रियंका जी, बजट सत्र है, आपने कहा महंगाई, आर्थिक विकास, आपने कहा आय की असमानता, ये सारे विषय आप अर्थव्यवस्था पे बोल सकती हैं। और 20 घंटे का 18-20 घंटे का समय अलॉट होगा राज्यसभा में, आप ये सारे विषय उठाइए। बस यही तो समस्या है, जब आर्थिक विषय पे बात हो रही है तो आर्थिक विषयों की अलग अलग विषय का डिमांड करना बहुत उचित नहीं है। और मैं एक और बात भी बता देना चाहता हूं दर्शकों के सुलभ संज्ञान के लिए, ये लोग कितने गंभीर रहते हैं। आजकल जो ये संविधान का विषय बहुत उठाते हैं ना, ये राहुल गांधी जी और ये लोग जिस संविधान की किताब को लेके आते हैं, वो लाल वाली जो पॉकेट एडिशन है, वो संविधान का अधिकृत एडिशन नहीं है, मगर वो एक प्राइवेट एडिशन है। मगर ये अपनी किताब भी नहीं पढ़ते, जो छोटा एडिशन है उसमें जानते क्या लिखा हुआ है? उस संविधान की किताब में जो राहुल गांधी दिखाते, मैं आपके लिए पढ़ा दे रहा हूं, उसमें लिखा है, अवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज क्राफ्टेड बाय द फाइनेस्ट एंड मोस्ट इमेंसिपेटेड माइंड्स ऑफ द टाइम, थैंकफुली नॉट डायरेक्टेड बाय द कंफ्यूज्ड नेहरूवियन सोशल पॉलिसी। और उसके बाद उसमें लिखा हुआ है, इंदिरा गांधी हु हैज बॉट द डार्केस्ट आवर इन डेमोक्रेसी। मतलब भैया, मैं कह रहा हूं, इससे समझ में आता है कि आप कितने सीरियस हैं। ये 6 महीने जो किताब दिखा रहे हैं उनका पन्ना पलट के, यही किताब में
जरा खोल के पढ़ लीजिएगा प्रियंका जी, तब आप लोगों को बेहतर समझ में आता है कि जनता के मुद्दों पे भ्रम की राजनीति करना और जनता के मुद्दों के ऊपर तथ्य और सत्य रखना सदन के पटल पर, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। ठीक है, चूंकि आप संविधान दिखा रही है, एक जवाब दे लीजिए, फिर मैं जाऊंगी सुरेंद्र जी के पास। और देखिए 8 घंटे का टाइम बीजेपी को जनता ने दिया ना, अगर उनके 240 सांसद हैं प्रियंका जी, तो जब प्रधानमंत्री उसमें से 2 घंटे 14 मिनट बोलते हैं तो जनता को सुनने का मौका देना चाहिए, चाहे वो राज्यसभा ही हो। उनको क्यों नहीं उनकी आवाज पहुंचनी चाहिए लोगों तक? देखिए ऐसा है, मैं बहुत खुश हूं आपने मुझसे ये सवाल पूछा, राज्यसभा को लेकर पूछा। राज्यसभा में ही है जहां प्रधानमंत्री ने कहा हम 400 सीट जीतेंगे, 370 बीजेपी जीतेगी और बाकी उनके अलायंस पार्टनर्स जीतेंगे, है ना। तो हमारा भी, अगर उनको नहीं सीट मिली है, ना हम उनका मजाक बना रहे हैं, ना मखौल बना रहे हैं, ना हम आपसे प्रश्न उठा रहे हैं कि आप लोगों ने सबने डिसाइड कर लिया था उनको 400 सीट मिलने वाली है। मैं विपक्ष से भी नहीं पूछ रही, ना मैं मीडिया से पूछ रही हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ और सवाल यही है, सवाल संविधान को लेकर है। अभी ये बता रहे थे कि संविधान ये कहता है, वो कहता है और संविधान की लड़ाई लड़ी है। हाँ, हमने संविधान की लड़ाई लड़ी है और विपक्ष में होकर मैं शिवसेना में हूं। शिवसेना वो पार्टी है जो इनके साथ 25 साल तक अलायंस में लड़ी है और 25 साल के बाद अगर उनको लगता है कि 25 साल में इन लोगों ने अपनी सत्ता बनाकर इन लोगों को लगा कि हमें इनकी जरूरत नहीं है, तो ये क्या संविधान का उल्लंघन नहीं है? क्या एक अलायंस का उल्लंघन नहीं है? क्या ये उल्लंघन नहीं है कि जो विचार के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं हम लोग उसका उल्लंघन करें? तो इसलिए मेरा सवाल बस यही है, जब ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने संविधान को ध्यान दिया, हमने इसको ध्यान दिया, हमने उसको ध्यान दिया, ये क्या बात करें, किस आधार पे बात करें? इसलिए हम इनसे सवाल पूछेंगे। सुरेंद्र जी एक छोटा सा आपकी तरफ से जवाब, ठीक है सुरेंद्र जी एक छोटा सा बोलिए, उसके बाद सुधांशु जी से जवाब दूंगी। आप सुधांशु जी से ही लीजिए क्योंकि सुधांशु जी ही जवाब देंगे, लेकिन अंजना जी जवाब तो जाति जनगणना पर देना पड़ेगा। आज की डेट में अभी ये कह रहे हैं कि साहब ये जाति जनगणना तो कराना चाहते हैं और वहां धर्म की पहचान, यही तो हमारी समस्या है सुधांशु जी आपसे, क्योंकि आप धार्मिक भेदभाव करना चाहते हैं और हम जाति और सामाजिक समभाव करना चाहते हैं। आप मूल रूप से कहते हैं ना कि दुविधा में फंसे लोग और सुविधा में फंसे लोग, और करते हैं बात जंगल की गमले में उगे लोग। आज की डेट में आप जिस तरीके से, आप ही जाति जनगणना के समर्थन में थे, नहीं थे क्या? बताइए, ऐतिहासिक रूप से आप जाति जनगणना के समर्थन में थे या नहीं थे? आप, चाहे वो मुंडे साहब हो, चाहे वो आपके यहाँ पे पूरा, आप 2020 तक जाति जनगणना के समर्थन में थे, अचानक से क्या हो गया? और बिहार से तो आप जाति जनगणना के समर्थन में प्रधानमंत्री के दरवाजे तक आए सर्वदलीय बैठक मीटिंग को लेकर के, और आज जाति जनगणना घनघोर विरोध में। और रही बात आप कांवड़ की यात्रा को जो सांप्रदायिक बनाना चाहते हैं ना सुधांशु जी, चूंकि आप उत्तर प्रदेश का चुनाव हार गए, आप बद्रीनाथ भी हार गए, आप अयोध्या भी हार गए, इसलिए आप इस देश में जो हिंदू मुसलमान की अब आग लगाना चाहते हैं, बेरोजगारी आग। सुधांशु जी एकदम संक्षिप्त में आपको जवाब देना होगा। आप नहीं लगाने दोनों की बातों पर हार गए, नासिक भी हार गए, चलिए नासिक, बद्रीनाथ, फैजाबाद, बस एक ही लाइन, गमलों में करोड़, बस दोनों लोगों को एक एक लाइन में उत्तर देता हूं। गमले में करोड़ों की खेती उगाने वाले लोग आज आकर दे रहे हैं पूरे भाषण का संयोग। अब मैं दूसरा बताता हूं सुरेंद्र जी, राहुल गांधी जी ये कहते थे कि मैंने जातीय जनगणना करवा दी बिहार में, वैसे वो जातिगत सर्वे था। तो पहले तो ये जवाब दिलवा दीजिए तेजस्वी यादव से कि राहुल गांधी कहने पे कि चलिए, जहां आपकी स्पष्ट सरकारें चुनौती दे कहता हूं करवाइए, हिमाचल में क्यों नहीं हो रहा है, तेलंगाना में क्यों नहीं हो, कर्नाटक में करा रखा है, क्यों नहीं हो रहा है बाहर? ये है, ये वो लोग हैं। और प्रियंका जी को मैं बताना चाहता हूं, संजय राउत जी ने भी बयान दिया था, शायद आपको ध्यान नहीं है, उस समय बाला साहब ठाकरे जी ने समर्थन किया था इमरजेंसी का। प्रियंका जी आप झूठ बोल रहे हैं, कर्नाटक में भी होगी, हिमाचल में भी होगी। अरे भाई, आप हो चुकी है सर, डेटा बाहर नहीं आया।